जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, ऑकस के अंदर जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन हिस्सा हैं, अब जापान भी शामिल होने वाला है। इसको लेकर हम बात करेंगे कि क्या इंडिया भी ऑकस का हिस्सा बन सकता है। और जिस वक्त इन तीनों ही देशों के सामने चीन की चुनौती है, भारत के सामने भी चीन की चुनौती है, तो भारत ऑकस जैसे संगठनों से परहेज क्यों कर रहा है। जिस वक्त अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए जापान चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ब्रिटेन चाहिए, क्या भारत को यह लगता है कि भारत अकेले ही चीन का मुकाबला कर सकता है? और क्या क्वेड जो है वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा? कई ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू, समय दिया आपने, थैंक यू सर। Jay Rajeshi, it's always a pleasure to be on your channel. थैंक यू सर। सर, एक बड़ा अहम मुद्दा था। दरअसल कल खबर आई कि ऑकस के अंदर जापान की एंट्री हो सकती है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका उसका अहम पार्ट पहले से है। क्वेड को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन क्वेड की पिछले साल मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद क्वेड के ऊपर कई क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो कई सवाल थे मेरे जहन में, तो मुझे लगा मैं सर के साथ बातचीत करूं। सबसे पहले तो सर मैं ऑकस को लेकर आपसे समझना चाहूंगा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर हैं, जापान की एंट्री होगी, लेकिन इंडो पैसिफिक का मेजर प्लेयर यानी कि इंडिया इसके अंदर मौजूद नहीं है। हम इसे किस लिहाज से देखें सर? देखिए राजेश जी, जियो पॉलिटिक्स में एक चीज बहुत साफ होती है कि कोई भी अगर देश के साथ अलायंस आप बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो देश इस अलायंस में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, इस अलायंस को कैसे मजबूत कर सकता है। और जो एक एम है अलायंस का, अगर आप कोई भी अलायंस बनाते हैं उसका एक मकसद होता है, क्या वो एम पूरा होता है आपको शामिल करके। अब हम जापान की पहले बात करेंगे, इंडिया की बात उसके बाद में करेंगे। जापान एक साउथ एशिया में पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री प्लेयर 2012 से इमर्ज होके निकला है। ओके। और जितने भी चाइना के एग्रेशन हुए हैं जापान के ऊपर, चाइना ने उसका मजबूती से जवाब दिया है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स। जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर, आप शुंजू एबी को देख लीजिए जब से, और अभी किशिदा जो है, आप देखेंगे कि जापानीज में एक रीअवेकनिंग आई है। और स्पेशली अगर आप ऑकस की बात करते हैं, आप देखेंगे ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है। अब बिल्कुल। हमको बहुत क्लियर अपने माइंड में रखना चाहिए कि क्वाड और ऑकस की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में एक फर्क है। बिकॉज एक इकोनॉमिक अलायंस है, बेसिकली एक दूसरे की डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए। और एक है मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है? जी। मिलिट्री अलायंस का मतलब है कि अगर कोई चुनौती आती है इंडो पैसिफिक में, तो उस चुनौती को बीट करने के लिए जो भी अलायंस में देश होंगे वो एकजुट होके उस पर एक्शन लेंगे। अब ऑकस पिलर वन है और एक पिलर टू है। ऑकस दो पिलर्स में काम करता है। जी। पिलर वन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन। आप जानते हैं कि आने वाला जो वॉरफेयर है, अगर जी। आपने चाइना को कंटेन करना है, सी ये सारे अलायंसेस बने हैं बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए। हमको इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि अगर जी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अगर कोई अलायंस इंडो पैसिफिक में बना रहा है तो वो बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए बना रहा ठीक है सर। है। अब चाइना को हम कैसे कंटेन कर सकते हैं एक सी वॉरफेयर में, और एक ब्लू वाटर नेवी को अपनी मजबूत कैसे कर सकते हैं? एक बहुत
अहम उसका हिस्सा होता है न्यूक्लियर सबमरीन। तो अभी आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में डील हो चुकी है न्यूक्लियर सबमरीन की, और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत किया जा रहा है। अब जो पिलर 2 है इसका, वो उभर के आया है, अभी उभर के आया है। आपने क्या बात। देखा होगा यूक्रेन की लड़ाई में और जी। अनमैन्ड व्हीकल्स इस्तेमाल किए हैं अंडर वाटर। ओके। तो बेसिकली जो जापान क्या टेबल पे लेके आता है, अगर जापान को अब इंक्लूड करते हैं पिलर 2 में जिसकी बात हो रही है, और पिलर 2 में जी। अनमैन्ड व्हीकल्स की बात हो रही है, आप ड्रोन्स की बात हो रही है, अंडर वाटर मिसाइल्स की बात हो रही है, तो 3 या 4 चीजें जापान आपको सामने लेके आता है। एक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। एक रोबोटिक्स, एक जी। क्वांटम कंप्यूटिंग, और एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो ये जो 4 हिस्से हैं टेक्नोलॉजी के और वॉरफेयर के, ये आज जापान के पास, ये जो कटिंग एज वेपन हम जिसको बोलते हैं, जी। ये जापान के पास आज क्षमता है ये बिल्कुल। इसको बनाने के लिए और मदद करने के लिए। आप देखते हैं पिछले 1 साल का अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं तो shit, मेरी आवाज आ रही है? ओके। जी आ रही है सर, आ रही है आवाज। पिछले 1 साल का अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक दूं तो 1280 बार चाइना के मिलिट्री और पैरामिलिट्री व्हीकल्स, जी। ये सेनकाकू आइलैंड्स एक कंटेंशियस इशू है दोनों देशों के बीच में, इस एरिया में देखे गए हैं। तो जी। अभी जापान को भी एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस के लिए, कि अगर चाइना के इस एक्सकर्शंस को कंटेन करना है जापान ने, तो जापान को किसकी मदद चाहिए होगी? यूनाइटेड स्टेट्स की। जी। उसको ऑस्ट्रेलिया की मदद चली होगी, और जो ब्रिटेन है। और मैं एक्चुअली क्यों बोल रहा हूँ इन 3 कंट्रीज को, बिकॉज इन तीनों कंट्रीज की नेवी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और जो भी ऑकस का एक पार्ट बनेगा, और इसीलिए मैं अभी इंडिया की तरफ भी इशारा अपना कर रहा हूं, जो ऑकस का पार्ट बनेगा उसकी नेवी मजबूत होनी चाहिए, उसकी नेवल पावर में न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इस मैं तरीके के। मैं बड़े आसान शब्दों में अगर अपने दर्शकों के लिए जो मेजर जनरल राजन कोचर सर ने अभी तक कहा उसको समझाना चाहूं तो मैं एक लाइन में ऐसे समझा सकता हूं कि चीन को रोकने के लिए जापान को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की जरूरत है, और अमेरिका को चीन को रोकने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की जरूरत है, इसलिए मिलकर साथ में आए हैं। अब मेरा सवाल सर यहां से खड़ा होता है कि अमेरिका 7 समुंदर पार है, जापान के साथ तनाव है, और जापान वो देश है जिसने चीन के चीन को जंग में हराया हुआ है, और हम वो देश हैं जो 1962 में चीन से हारे हुए हैं। अमेरिका को लगता है कि उसे एक ग्रुप चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए। क्या हिंदुस्तान को ऐसा लगता है कि दुनिया की सुपर पावर एक ग्रुप ढूंढ रही है चीन को काउंटर करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान को ये लग रहा है कि नहीं, हम अकेले ही मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो एलएसी पर हो, चाहे इंडो पैसिफिक में हो चीन का? कहीं हम गलतफहमी में तो नहीं जी रहे सर? ये देखिए राजेश जी, अकेले तो हम नहीं कर सकते। जो चाइना का मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते, ये एक हार्ड फैक्ट है। अगर हम इसको एडमिट ना एक्चुअली करना चाहें, अपना जो इसको दिखाने के लिए कि हम लोग इतने पावरफुल हैं और हमको जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, एक चीज आप याद रखिए, दैट कोई भी देश इज नॉट एन आइलैंड बाय इटसेल्फ। जी। कोई भी देश अकेले, कभी भी चुनौती जब आती है किसी भी देश पे, वो अकेले उस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने इसराइल को देख लिया, अब देख लीजिए, इसराइल भी बहुत ही पावरफुल देश है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस कम नहीं है, पर फिर भी इसराइल को मदद चाहिए। 8 देश इसराइल की आज की डेट में मदद कर रहे हैं।
इस लड़ाई में। तो आप मान के चलिए कि आगे अगर कोई भी भारत के ऊपर चुनौती आती है, जैसे कि अगर चाइना का अटैक आ गया एलएसी के ऊपर, इंडियन ओशन के थ्रू अगर चाइना आने की कोशिश करेगा, तो बाकायदा यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, ये जो जापान, ये सारे देश हैं जिनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आज। और ये जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब काम आएगी, और हमने जो क्यों की है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन देशों के साथ, हमने इसलिए की है कि हम अपने देश को मजबूत रखना चाहते हैं। और अगर चुनौती आएगी तो हम इन देशों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और जी मैं आपको इतना बता दूं, रशिया एक इंडिया का ऐसा फ्रेंड है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं जताता हूं, बट मैं इतना आपको बता सकता हूं कि रशिया, कोई भी उसका रिलेशनशिप हो चाइना के साथ, आज हम जिसकी बात करते हैं, चाइना और रशिया पास आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स हैं, बट उनमें जी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत हैं। और ओके अगर भारत के ऊपर हमला होता है, आप जानते हैं 70% जो भारत की मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन की। तो हम जी रशिया के बिना तो लड़ाई को हम उसको अंजाम अपना दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जी मैं जी ये मानता हूं कि भारत को एक बहुत ही हम्म, सेंसिबल भारत की आज फॉरेन पॉलिसी है। भारत ने अपने आप को अलाइन किया है रशिया के साथ भी, यूएसए के साथ भी, और बाकी देशों के साथ भी। और हम खाली एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है, हम बिल्कुल सर। मल्टी प्रोंग्ड हमारी फॉरेन पॉलिसी है, और उसकी यही वजह है, राजेश। ठीक है, मेरा एक पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही। लेकिन एक वक्त था जब क्वेड को एक मिलिट्री अलायंस बनाए जाने के बारे में विचार हो रहा था, अमेरिका सोच रहा था, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी इसके बारे में गंभीर था। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये रूस के खिलाफ होगा। एक पॉइंट मेरा ये, 2021 में जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ऑकस के अंदर इंडिया की एंट्री हो सकती है, तो उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। तो क्या भारत रूस और ईरान के लिहाज से जो हमारा क्वाड था उसको मिलिट्री अलायंस नहीं बनने देना चाह रहा था? मैं ये समझना चाहूंगा सर आपसे। ये एक बहुत ही आपने एक सर्चिंग क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ये काफी डीप अंडरस्टैंडिंग इसके लिए चाहिए आंसर करने के लिए। और वो डीप अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम एक मिलिट्री अलायंस में घुस जाते हैं, जैसे कि नेटो एक जी मिलिट्री अलायंस है, तो जी हम बाकी देशों के साथ अपने रिलेशंस उस स्तर पर हम नहीं रख पाएंगे। बिकॉज अगर ओके एक मिलिट्री अलायंस का एम है कि रशिया को नष्ट करना, एक मिलिट्री अलायंस का एम है कि ईरान को नष्ट करना, और अगर हम जी उस मिलिट्री अलायंस के साथ हाथ मिलाते हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत लॉजिकल हो जाता है, राजीव जी, जो आपने बिल्कुल एक सही क्वेश्चन अपना फरमाया है। ये बहुत लॉजिकल हो जाता है कि हमारे रिलेशन ईरान और रशिया के साथ अफेक्ट होंगे। तो इसीलिए, बिल्कुल सर। इसीलिए ये जो स्टांस लिया गया है कि इंडिया विल नॉट एंटर इनटू मिलिट्री अलायंस विद एनी नेशन, वी विल have strategic partnerships, डिफेंस एग्रीमेंट्स, मेक इन ओके इंडिया, बाय इन इंडिया। हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करेंगे, हम वेलकम करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, हम जापान को वेलकम करेंगे इंडिया में आके निवेश करें, हम यूनाइटेड स्टेट्स को वेलकम करेंगे इंडिया में आके निवेश करें, हम रशिया को वेलकम कर रहे हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं AK-203 जो राइफल है, वो इसको जी रशिया के हेल्प से अमेठी में ऑलरेडी फैक्ट्री लग चुकी है। अभी जी इसको जेट्स की फैक्ट्री लगने वाली है, जो इसको जेट इंजन है उसकी फैक्ट्री इंडिया में लगने वाली है। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रेटजी रहेगी कि मिलिट्री अलायंस में ना ज्वाइन करके जो भी मिलिट्री सपोर्ट हम इन कंट्री से ले सकते हैं, हम इन कंट्री से लेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर है, क्योंकि रूस की भी बात मेरी और आपकी हुई बीच में। रूस को लेकर ही मेरा सवाल था सर। जिस प्रकार से रूस की पावर कम हुई है, और जिस प्रकार से चीन अपनी पावर को लगातार ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है, और दिखाई भी पड़ रहा है कि रूस बहुत हद तक अब चीन के ऊपर डिपेंड हो चुका है सर। उस लिहाज से क्या वाकई में राजन कोचर सर ये समझ रहे हैं कि
रूस आने वाले वक्त में चीन पर प्रेशर बना सकता है सर? देखिए, मैं आपको एक रशिया के बारे में आपको बताऊं कि रशिया की डिपेंडेंसी कोई देश के ऊपर नहीं है आज। जी। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, तो कितना उसको फर्क पड़ा है उसको रशियन सैंक्शंस पे। और अगर आप रशिया के अंदर एनालाइज कीजिए, उसका जो मिलिट्री इकोसिस्टम है, उसका जो डिफेंस इकोसिस्टम है, वो बहुत मजबूत है। और आज ओके। जो प्रोडक्शन रशिया में हो रही है, आपने इस लड़ाई में देखा रशिया के पास इतनी आधुनिक हथियार है उनके। आप टैंक्स देख लीजिए, एयरक्राफ्ट देख लीजिए, फिफ्थ जनरेशन देख लीजिए, आप उनके स्टेल्थ फाइटर्स देख लीजिए, उसमें चाइना का एक भी स्पेयर पार्ट नहीं लगा हुआ है। जी। तो रशिया जो चाइना के साथ अपने रिलेशंस इसलिए अच्छे रख रहा है बिकॉज वो एक चाइना जैसे अलायंसेस बना रहा है। जैसे ऑकस बना लिया, इसको अमेरिका जैसे अलायंसेस अपना बना रहे, जैसे ऑकस बना लिया। तो रशिया भी एक फ्रंट क्रिएट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करने के लिए, बिकॉज रशिया ठीक है। अकेला यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर नहीं कर पाएगा। तो जी। रशिया को इसलिए चाइना की मदद चाहिए। अब अभी इसको योर एनिमी एंड माय एनिमी इफ इट माय इज फ्रेंड। कॉमन एंड देन यू बिकम माय फ्रेंड। तो जी। ये एक मेरा वो एक और सवाल सर, बड़ा अहम सवाल है। लास्ट ईयर क्वेड की मीटिंग नहीं हुई है, क्या क्वेड की वैल्यू खत्म हो रही है? मैं ये बड़ा अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेड की मीटिंग ना होना, जो बाइडेन का रिपब्लिक डे परेड से किनारा कर लेना, ब्रिक्स के अंदर चर्चा कि भारत को साइडलाइन करके पाकिस्तान की एंट्री करवाई जाए, और हाल ही में रूस से लौटे पाकिस्तान के राजदूत ने बात कंफर्म कर दिया कि इस बार हो सकता है कि हमारी एंट्री हो जाए। हम कि ऐसा तो नहीं कि आप जितनी नाव हैं उसी में पैर रख के चल रहे हैं, और भारत में कहावत है कि दो नाव में जो पैर रख के चलता है वो डूब भी जाता है सर। देखिए, ये कहावत यहाँ पे इसलिए नहीं लागू होती है क्योंकि हम एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और जहां से भी हमको मदद मिलती है या हमारे रिलेशंस जहां से भी इम्प्रूव होते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप स्पेशली अमेरिका की फितरत देखिए, इन द लॉन्ग टर्म अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत चाइना की तरह पावरफुल बन जाए। बिकॉज जो ओके। देश पावरफुल बनता है वो फिर आपके इंटरेस्ट को, आपके नेशनल इंटरेस्ट को, आपके सेल्फ इंटरेस्ट को चुनौती देता है। तो इसीलिए ठीक सर। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ये रहेगी कि वो भारत को कंटेन करके रखे। और वो भारत को जी। कैसे कंटेन करके रख सकता है? वो पाकिस्तान को एक न्यूसेंस वैल्यू हमेशा बनने देगा। वो जी। आज भी पाकिस्तान को F-16 हेल्प के कर रहा है। स्पेयर्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से किसने निकाला? अमेरिका ने। पाकिस्तान जी। को अभी IMF का लोन क्यों मिल रहा है? अमेरिका की वजह से मिल रहा है। और अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चाइना की गोदी में जाके बैठ जाए। तो जी। अमेरिका के ये भी इंटरेस्ट है। और एक सबसे अहम बात है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, उसकी काफी इक्विपमेंट, ऑलमोस्ट 60% इक्विपमेंट अमेरिकन ओरिजिन की है। और ठीक है। पाकिस्तान आर्मी चाइनीज इक्विपमेंट भी लेता है, बट उस पर जी। भरोसा नहीं करता है। जो उस नहीं पे करता। भरोसा है वो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट। इसीलिए आप आने वाले वक्त में भी देखेंगे कि भारत के साथ बेशक अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो जाएं, बट अमेरिका पाकिस्तान को भी अपनी तरफ रखेगा। के साथ भी अच्छा है। बस मेरा, क्योंकि वक्त काफी मैंने आपसे ले लिया है, लेकिन एक सवाल और है सर, माफी चाहूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। मैं वापस ऑकस के ऊपर आऊंगा सर। इंडियन नेवी को सबमरीन चाहिए। चीन के पास लगभग 68-70 के आसपास सबमरीन है, उसमें कई न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हो चुकी हैं। चीन भी लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है सबमरीन में। अवाक्स की बात करें तो
पाकिस्तान हमसे आगे है, चीन तो कहीं कहीं हमसे आगे पहुंच चुका है। इस वक्त भारत की नेवी को भी तो ये चीजें चाहिए सर। अगर ये ऑक्स जैसे समझौते अगर भारत भी इनमें इंक्लूड हो, तो क्या आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो जापान ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है? हम उससे क्यों अछूते रह रहे हैं जब हमें पता है कि हमारा सबका दुश्मन एक ही है, चीन। कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो ऑकस के लिए दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं। एक तो आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप कहाँ पे ओके। लोकेटेड हैं, और आप अगर जापान जैसी कंट्री को देखें तो वो चाइना के सबसे पास में है, और वहां पे जी। अमेरिकन बेसिस पहले से लगे हुए हैं। तो ठीक जापान है। का तो एक नेचुरल एडवांटेज हो जाता है कि ऑकस में आना। भारत को अगर आप ऑकस में शामिल करेंगे तो इंडियन ओशन से इंडो पैसिफिक में आने के लिए हमारे पास क्या हमारे पास एक क्षमता है? क्या हम जी। अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स को वनरेबल छोड़ के अपनी नेवी को वहां भेज सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए? ये सारे क्वेश्चंस। जी। और जो लास्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हमको सुपर पावर होना है तो हमको अपनी नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी बनाना है। ब्लू वाटर का मतलब होता है दूसरे शोर तक आप इसको पहुंच सकते हैं, और आप जैसे कि आज रेड सी में हमारी 10 वॉरशिप्स हैं, बट आज हमारी जी। नेवी उस स्टेज पे नहीं पहुंची। और नेवी को मजबूत करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बजट चाहिए। आप जानते हैं न्यूक्लियर सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन इतने करोड़ों रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एक न्यूक्लियर सबमरीन में। तो इसीलिए मैं मानता हूं आज हमारी इकोनॉमी को में इतनी क्षमता नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि हम अपने डिफेंस बजट में, अभी आप देखिए इट इज ओनली 1.6% ऑफ द जीडीपी। अब जी। चाइना का डिफेंस बजट उसके जीडीपी से 3.2%, और उसका जीडीपी हमसे कई गुना ज्यादा है। तो इसीलिए अगर जी। चाइना का डिफेंस बजट 10 टाइम्स है इंडिया के डिफेंस बजट के लिए, तो इंडिया को आने वाले वक्त में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, और और हमारे जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमी हमारी तभी इंप्रूव होगी, हम अपना क्वालिटी, हमारे जी। प्राइस कंपिटेटिवनेस, ये सारी चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए आज की डेट में हम हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम ऑकस का मेंबर बन सके, क्योंकि हमारे पास ऐसी नेवी नहीं है जो वहां पे इम्पैक्ट डाल सके, हम उसको भेज सके कोई थ्रेट के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जी। हम एक मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना चाहते। जैसे मैंने आपको पहले ठीक सर, बताया कि काफी चीज आपने विस्तार से समझा सर। जी। चलिए, डिसएडवांटेजेस क्या थैंक यू है राजन कि कोचर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप थैंक जुड़े मेरे साथ और तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात की। जय हिंद सर, थैंक यू। जय जय, थैंक यू वेरी मच।